हम प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग यानी कक्षा 8 की नई एनसीईआरटी की जो बुक है 2026-27 में चालू रहेगी राजस्थान बोर्ड में। प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। समस्त चिंतनशील सामाजिक विज्ञानी इस बात पर स्पष्ट है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। हमें संपोषणीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करे, प्रयुक्त संसाधनों का पुनरुपयोग करे, अपशिष्ट को न्यूनतम करे तथा समाप्त हो चुके संसाधनों की पुनर्पूर्ति करे। हमें प्रकृति के सहज ज्ञान की ओर लौटना होगा जो कि सभी संसाधनों का अंततः पुनर्निर्माण करता हुआ पुनः चक्रण करता है। और ये बात कही है क्रिस्टियाना फिगुएरेस एम टॉम रिवेट कॉनरेक, यानी द फ्यूचर वी चूज, यानी भविष्य जिसको हमें चुनना है। अब देखिए, ये आपके सामने जो चित्र है या सीन है, ये दूध सागर जलप्रपात है और रेलवे पुल गोवा में है, यानी दूध सागर जलप्रपात गोवा में है। हालांकि कर्नाटक और गोवा की सीमा पे है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न हम शुरुआत प्रारंभिक तौर पे देखते हैं। हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं? जीवन की विभिन्न पक्षों और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मध्य क्या संबंध है? प्राकृतिक संसाधनों के असंधारणीय उपयोग अतिशोषण से क्या आशय है? इसके बारे में हम अब देखते हैं। देखिए, प्रवाहित जल की शक्ति को विद्युत में रूपांतरित करता हिमाचल में एक लघु जल विद्युत संयंत्र है। और 1.3 में है एक अपतटीय तेल संयंत्र समुद्र तल के नीचे से खनिज तेल निकालते हुए। अब ये प्राकृतिक संसाधन है जो कि इस प्रकार उपयोगी किए जा रहे हैं। प्रकृति कब एक संसाधन बन जाती है? प्रकृति शब्द का एक अर्थ उन सजीव और निर्जीव रूपों की समग्रता से है जो हमारे पर्यावरण का भाग है परंतु मानव द्वारा निर्मित नहीं है। प्रकृति में सिर्फ इतना माना है, सजीव और निर्जीव रूपों की समग्रता है, यानी दोनों का समान भाग है, इंक्लूडिंग है, जिससे पर्यावरण का निर्माण होता है, परंतु मानव द्वारा निर्मित नहीं है। जब मानव इनका उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं या उपभोग के लिए इनसे वस्तुएं बनाते हैं, तब प्रकृति के ये तत्व संसाधन बन जाते हैं। यानी प्रकृति क्या है और संसाधन क्या है, ये मानव उपयोगी होने पर वो संसाधन बन जाते हैं। उदाहरण के लिए वृक्ष पर्यावरण का अंश है, वे मानव से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। जब हम उन्हें काटते हैं और उनकी लकड़ियों से फर्नीचर बनाते हैं तब हम वृक्षों को एक संसाधन के रूप में देखते हैं। प्राय ये वस्तुएं आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए समुद्र की गहराई में खनिज तेल हो सकता है जहां पहुंचने की तकनीकी हमारे पास नहीं है या निष्कर्षण की लागत बहुत अधिक हो सकती है, अथवा यह सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार्य हो सकता है, जैसे पवित्र उपवनों से वृक्षों को काटना। इसलिए किसी तत्व को संसाधन कहलाने के लिए उसे तकनीकी रूप से सुलभ होना चाहिए, उसका दोहन आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए। सामान्यतः दोहन शब्द का एक नकारात्मक अर्थ होता है जिस संदर्भ में हम इसका यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। इसका अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण, उपयोग और उपभोग। पृथ्वी पर अनेक प्राकृतिक संसाधन हैं जिनमें से कई लाखों वर्षों से में निर्मित हुए हैं और जिन्हें मानव ने ग्रहण किया है और उनका उपयोग करना सीखा है। इनमें प्रत्यक्ष रूप से जल, वायु, मृदा सम्मिलित है और साथ ही कुछ अप्रत्यक्ष जैसे कोयला, खनिज तेल, बहुमूल्य पत्थर, धातु, अयस्क, लकड़ी आदि सम्मिलित हैं। अब देखिए 1.4 चित्र में बताया सामान्य जुताई से भूमिगत पारिस्थितिक तंत्र में न्यूनतम व्यवधान उत्पन्न होता है और मृदा की नमी बनी रहती है। यानी जुताई से पारिस्थितिक तंत्र न्यूनतम यानी कम व्यवधान उत्पन्न होगा और मृदा की नमी भी बनी रहेगी। इधर देखिए मधुमक्खी के छत्ते से शहद। विश्व के अनेक स्थानीय परंपराओं में प्रकृति को पवित्र माना जाता है।
आपने इसके बारे में पढ़ा है। ऐसी परंपराओं में प्रकृति को पालनकर्ता और पोषणकर्ता के रूप में देखा जाता है। क्या आप ऐसी प्रथाओं के बारे में जानते हैं जो इसे प्रतिबिंबित करती हैं? जैसे कल्याण हेतु तुलसी पूजा। थोड़ा ठहरिए, स्वयं और अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए। इनमें से प्रत्येक का उद्गम स्रोत क्या है? किसी न किसी मोड़ पर ये सभी प्रकृति की ओर ले जाती हैं, यहाँ तक कि आपके वस्त्र पर लगा प्लास्टिक का बटन भी। संक्षेप में हम प्राकृतिक संसाधन शब्द का प्रयोग उन सामग्रियों और पदार्थों के लिए करते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और मानव के लिए मूल्यवान होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी। विज्ञान में हम वर्गीकरण और नामकरण की उपयोगिता सीखते हैं। जब हम विचारों या वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं, तब हम कुछ समान विशेषताओं या मानदंडों का उपयोग करते हैं। हम श्रेणियों का इस प्रकार नामकरण करते हैं कि हम उन्हें केवल एक शब्द या एक छोटे वाक्यांश से संदर्भित कर सकें। जब ये नाम और अर्थ जनसमूह में साझा किए जाते हैं, तब इससे सहायता मिलती है। हम विचारों या वस्तुओं के एक समूह पर बिना प्रत्येक बार वर्णन किए चर्चा कर सकते हैं। इससे हम अधिक प्रभावशाली रूप से संवाद कर सकते हैं। पूर्ववर्ती कक्षाओं में आपने सजीव और निर्जीव वस्तुओं के विषय में पढ़ा था। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं, आपको इनका अर्थ समझ में आ जाता है। यह श्रेणियों का एक सरल उदाहरण है। हम प्राकृतिक संसाधनों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने के लिए हम कौन से विभिन्न मानदंडों का उपयोग कर सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का एक उपाय यह है कि हम उन संसाधनों को देखें जिनका उपयोग जीवन के लिए अनिवार्य है, सामग्री के स्रोत हैं तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का एक उपाय यह है कि जीवन के लिए आवश्यक संसाधन। पृथ्वी पर जीवन उस वायु के बिना संभव नहीं है जिसमें हम श्वास लेते हैं, उस जलमंडल के बिना जिसे हम पीते हैं और उस भोजन के बिना जो हम खाते हैं। हम ये सब वायुमंडल, नदियों और सरोवरों से तथा मृदा के कृषि कार्यों या अन्य सजीव वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। हम उस वायु को नहीं बना सकते जिसमें हम श्वास लेते हैं, उस जल को जिसे हम पीते हैं या उस मृदा को जो हमें भोजन देती है। सामग्री के लिए संसाधन। मनुष्य प्रकृति के उपहारों से भौतिक वस्तुओं का निर्माण करता है। हम उनका प्रयोग अपनी उपयोगिता हेतु या ऐसी सुंदर वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो हमारे और दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाती है। जैसे लकड़ी के एक टुकड़े को कुर्सी में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा तराश कर शिल्प कर प्रतिमा भी बनाई जा सकती है। भारत की भौगोलिक विविधताएं हमें लकड़ियों से लेकर संगमरमर और कोयले से लेकर सोने तक का विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्रदान करती है। ऊर्जा के लिए संसाधन। आधुनिक ऊर्जा जीवन की आधारशिला है। जैसे विद्युत हमारे भवनों, परिवहन और सभी प्रकार की उत्पाद प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह ऊर्जा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो सकती है, जैसे कोयला, जल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, पवन आदि। 1.7 में देखिए, नदी का जल एक नवीकरणीय संसाधन तब तक है जब तक हिम नदों यानी ग्लेशियर और वनों का अस्तित्व है। यदि हम वनों को 1.8 में यदि हम वनों को पुनर्जीवित होने दें तो सीमित मात्रा में लंबे समय तक उनसे लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए, नवीनीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का दूसरा उपाय इस आधार पर हो सकता है कि वे नवीकरणीय हैं या नहीं है। प्रकृति का एक सामान्य सिद्धांत यह है कि ये पुनर्स्थापना और पुनर्जन्म की प्रक्रिया में कार्य करते हैं। पुनर्स्थापना किसी क्षीण या क्षतिग्रस्त वस्तु को उसकी मूल स्वस्थ अवस्था में पुनः लौटने की प्रक्रिया है। प्रकृति समय के साथ स्वयं को स्वस्थ, नवीनीकृत और संरक्षित करती है।
जैसे आपकी त्वचा पर लगा घाव सामान्य ठीक हो जाता है या दावनल के बाद पुनः वह वन पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। पुनर्जनन पुनर्स्थापन से अधिक व्यापक है। यह प्रकृति की नवजीवन और फलने फूलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने की क्षमता को प्रकट करता है। हम उन क्षेत्रों में वृक्ष लगाते हैं जहां आवास के लिए वनों को निर्मूलित करने जैसे मानवीय हस्तक्षेपों के कारण वृक्ष नष्ट हो गए हों। वह मूल रूप से उगने वाले वृक्षों को लगाने से पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापना होता है। जैसे वृक्ष पक्षियों, गिलहरियों और अन्य जीवों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, जिससे वे जीवन पुनः लौट आता है। प्रकृति चक्रों में कार्य करती है जहाँ कुछ भी अवशिष्ट नहीं होता। एक वन का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए वन में वृक्ष गिर जाता है तो वहाँ जीवाणु, फफूंद और कीड़ों का भोजन बनकर सड़ जाता है। वह वृक्ष मृदा का भाग बन जाता है और उसे उपजाऊ बनाता है। बीजों से नए वृक्ष और पौधे उगते हैं। अंततः कुछ वृक्ष गिर जाते हैं और चक्र पुनः आरंभ हो जाता है। ये प्रकृति के पुनर्स्थापन और पुनर्जनन के सिद्धांत के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। नवीकरणीय संसाधन 1.9 में कृतज्ञता स्वरूप सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करना। नवीकरणीय संसाधन समय के साथ इन विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। भारत के अधिकांश भाग में प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं में वर्षा और पिघलते हिमनदों से नदियाँ नियमित रूप से पोषित होती हैं। वन स्वयं को नवीनीकृत करते हैं। मृदा प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वयं का पुनर्निर्माण करती है, इत्यादि। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रवाहित जल से उत्पन्न ऊर्जा, वनों से प्राप्त लकड़ी नवीकरणीय संसाधन है यदि हम उनका प्रबंधन सातत्य विधि से कर सकें। यद्यपि उनके नवीकरणीय बने रहने के लिए एक अनुबंध यह है कि पुनर्स्थापना और पुनर्जनन की प्राकृतिक लय बाधित न हो। यदि हम वनों में वृक्षों के बढ़ने की गति के साथ साथ लकड़ी काटते हैं तो अंततः वन नष्ट हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने दिखाया कि अविवेकपूर्ण मानवीय कृत्यों के कारण प्रकृति के अनेक चक्र असंतुलित हो गए हैं। जीवाश्म ईंधन आधारित औद्योगिकरण और कृषि तथा अन्य उद्देश्य के लिए वनों की कटाई जैसे कारकों के संयोजन से तापमान वृद्धि को जन्म दिया है, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हिमालय में कुछ क्षेत्रों में हिमनद इतने शीघ्र पिघल रहे हैं कि वर्षा उनकी पूर्ति नहीं कर सकती। इसका पर्वतीय हिमस्रोत, वाटर टावर पर निर्भर समतल भूभागों में रहने वाली जनसंख्या की जल सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसे अनदेखा न करें। परंपरागत रूप से समुदायों में मछलियों की संख्या बनाए रखने के लिए प्रजनन काल की अवधि में मछली पकड़ने को नियंत्रित करने या उससे परहेज की एक व्यवस्था थी। हालांकि मछली पकड़ने के व्यवसायीकरण ने अत्यधिक मछली पकड़ने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। उदाहरण के लिए टूना नामक एक मछली की संख्या में तीव्र और व्यापक ह्रास के कारण इस मछली को पकड़ने पर नियंत्रण से संबंधित कई समझौते किए गए हैं। फिर भी इस महत्वपूर्ण मछली जो छोटी मछली, झींगों आदि का सेवन करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती है, संख्या लगातार घट रही है। तो ये समझ लीजिए टूना नामक क्या है, एक मछली है। ये कभी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। क्या आप ऐसी अन्य पारंपरिक प्रथाओं के विषयों में जानते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में सहायता करती है? हमें अपने उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया से अपशिष्ट भी उत्पन्न होते हैं जिन्हें प्राय नदियों और अन्य जल निकायों में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये अपशिष्ट प्राय सड़ गल किसी जीव जंतु का भोजन नहीं बन पाते हैं। इसकी अपेक्षा ये प्रकृति के पुनर्स्थापन और पुनर्चक्र में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जिससे नदियाँ विषाक्त हो जाती हैं और जीवन का पोषण नहीं कर पाती हैं। जैसे उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट को प्राय उचित उपचार के बिना ही प्रभावित कर दिया जाता है। अपने आसपास के उन मानवीय क्रियाकलापों की पहचान करें जिनके परिणाम स्वरूप प्रकृति अपने पुनर्स्थापना और पुनर्जनन की क्षमता खो रही है। प्रकृति के चक्र को पुनर्स्थापित करने के लिए किस प्रकार के स्टेप किए जा रहे हैं?
पारिस्थितिकी तंत्र की प्रक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रकृति के कार्य करने की कुछ स्वाभाविक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए वृक्ष प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जब ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं मनुष्य के लिए लाभदायक होती हैं तब हम उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कहते हैं। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। वन प्राकृतिक रूप से जल को शुद्ध करता है, मृदा अपरदन को रोकता है और पशुओं के लिए आवास प्रदान करता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य हैं। जब हम उस वन के कारण स्वच्छ जल, संरक्षित कृषि भूमि और परागित फसलों से लाभान्वित होते हैं तब हम प्रकृति से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्राप्त कर रहे होते हैं। एक परिपक्व वृक्ष प्रतिदिन लगभग 227 लीटर ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। ये वृक्ष के प्रकार के आधार पर कुछ भिन्न हो सकता है। एक मनुष्य को प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये व्यक्ति की गतिविधि के प्रकार, उसकी ऊंचाई और भार आदि के आधार पर भिन्न हो सकती है। अपने क्षेत्र में नवीकरणीय संसाधनों के प्रकारों का अवलोकन करने के लिए एक छोटा शोध अध्ययन करें। आप अपने शिक्षक के साथ अपने अध्ययन के भौगोलिक क्षेत्र और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों पर चर्चा कर सकते हैं। समय के साथ उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। एक छोटी सी रिपोर्ट बनाएं जिससे परिवर्तन के कारण तथा आगे क्या किया जा सकता है इसका उल्लेख हो। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन लंबी अवधि में निर्मित होते हैं। जिस अनुपात में हम उनका उपयोग करते हैं उस अनुपात में उनकी पुनर्पूर्ति नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम, खनिज एवं धातुओं जैसे लोहा, तांबा, सोना अनवीकरणीय संसाधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार हैं। हम अपनी बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोयले का खनन करते हैं, परंतु अनुमान है कि भारत में कोयले का भंडार केवल अगले 50 वर्षों तक चल सकता है। जनसंख्या वृद्धि और विकास कार्यों में तीव्रता के साथ बिजली की मांग भी बढ़ रही है। जब तक अधिक टिकाऊ विकल्प व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक हमें अपने पास उपलब्ध कोयले का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। वे कौन से नवीकरणीय संसाधन हैं जिसका आप प्रतिदिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं? उनके संभावित नवीकरणीय के विकल्प क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा की ओर अग्रसर होने के लिए हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और इसके निहितार्थ। प्राकृतिक संसाधन हमारी पृथ्वी पर या यहाँ तक कि देशों के भीतर भी समान रूप से वितरित नहीं है। ये असमान वितरण मानव बस्तियाँ, व्यापार के प्रतिरूपों, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों तथा संबंधों तथा संघर्षों को भी आकार देता है। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए अनेक युद्ध लड़े गए हैं और आज भी लड़े जा रहे हैं। देखिए, कोयला यानी कोरबा, तालचेर, रानीगंज, बोकारो, झरिया यहाँ और सिंगनेरी नेवली यहाँ कोयला पाया जाता है। तेल, ये कलोल, अंकलेश्वर, वसीन, मुंबई हाईवे यहाँ पे तेल के हैं। लोहा एस्क देखिए, रत्नागिरी, गोवा, चिकमंगलूर, कुद्रेमुख, तुमकुरू, चित्रदुर्ग, बेलारी, चंद्रपुर, बेलाडीला, दुर्ग, मयूरभंज, गोवा, केंदुझार यहाँ पर आपके लोहा एस्क और बॉक्साइट देखिए। कटनी, कोरापुट, अमरकंटक, बिलासपुर यहाँ पर आपके बॉक्साइट पाई जा रहे हैं। ये भारत के नक्शे में हम बात करिए। चित्र 1.11 में दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखिए। महत्वपूर्ण खनिजों के असमान वितरण पर ध्यान दीजिए। आपके क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, उनका वितरण कैसे हो सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के निकट स्थित उद्योग स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर सृजित करते हैं। उनके आसपास बस्तियां विकसित होती हैं और दूसरों के लिए भी आर्थिक अवसर बढ़ते हैं। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने
वाले आधुनिक सुविधाएं सुलभ होती हैं। हालांकि इन लाभों के साथ अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों ही स्तरों पर मूल्य चुकाना पड़ता है। हमारे पास विश्व भर से ऐसे उदाहरण हैं जहां संसाधन संपन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की ऐसी सुविधा के लिए अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है। कुछ मामलों में उनके पावन स्थान संकट में है, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राकृतिक संसाधनों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। मानव ज्ञान और कौशल के संयोजन से वुड्स स्टील जैसे विलक्षण उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापार ने भारत में बड़े साम्राज्य के विकास को गति दी थी। किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों का चयन कीजिए। भारत के विभिन्न भागों में उनकी उपलब्धता के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए, उन्हें मानचित्र पर अंकित कीजिए। आप उनके वितरण के बारे में क्या देखते हैं, उनसे जुड़ी आर्थिक गतिविधि किस प्रकार की है, और उस क्षेत्रों का भी पता लग जाता है कि किस क्षेत्र में कौन से संसाधन या खनन प्रक्रियाएं चल रही है। उन भागों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के वर्तमान और भावी में पीढ़ियों में पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिए। प्रकृति के उपहारों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की विधियां सुझाना है। प्रकृति राजनीतिक सीमाओं पर ध्यान नहीं देती है। इससे राज्य और देशों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को लेकर तनाव उत्पन्न होता है। इसका एक उदाहरण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के मध्य कावेरी नदी के जल का वितरण है। शांति और न्याय संगत वितरण को बनाए रखने के लिए आपसी संवाद, कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यद्यपि पड़ोसी देशों के मध्य ऐसे समझौते करना सरल नहीं होता है। जब जब राज्यों में स्थिति इतनी विकट हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या दो देशों के मध्य समझौते बड़े मुश्किल दौर में रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में ऐसे किसी संघर्ष के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। अपने अन्वेषण पर कक्षा में चर्चा कीजिए कि उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है, भूतकाल में क्या थी, भविष्य में उसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक संसाधन अभिशाप। प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का होना आर्थिक समृद्धि की गारंटी नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध कुछ क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि और विकास मंद हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे अर्थशास्त्री प्राकृतिक संसाधन अभिशाप या प्रचुरता का विरोधाभास कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर होना स्वतः ही यह नहीं दर्शाता कि कोई देश समृद्ध है। प्राय अर्थव्यवस्था ऐसे उद्योग को विकसित करने में असमर्थ होती है जो संसाधनों को उच्च मूल्य वाले उत्पादों में परिवर्तित कर सके। इस पुस्तक के उत्तर का अध्याय उत्पादन के कारक आपकी इसकी समझ प्रदान करेगा। भारत अपनी बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ण करने के हेतु ऐसे उद्योगों के विकास में निवेश करके सामान्यतः इस अभिशाप से अपना बचाव किया है। आपके विचार से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को सक्षम बनाने के लिए कौन कौन से इनपुट या एलिमेंट आवश्यक हैं? यदि संसाधनों के निष्कर्षण और संधारणीयता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती अभी विद्यमान है। प्राकृतिक संसाधनों को समझना, उसका प्रबंधन एक मूल्यवान प्रबंध बिंदु है, परंतु मानवीय ज्ञान, सुशासन और रणनीतिक योजना यह निर्धारित करती है कि वे स्थानीय लाभ बनेंगे या अस्थायी अप्रत्याशित लाभ। प्राकृतिक संसाधनों का दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग, जिसको हम प्रबंधन कहते हैं, मैनेजमेंट। पृथ्वी पर जीवन को स्थापित रखने हेतु आवश्यक हम प्रकृति का सम्मान करें और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें जिससे नवीकरणीय संसाधनों का पुनर्स्थापन पुनर्जनन संभव हो सके तथा अनवीकरणीय संसाधनों का दायित्वपूर्ण एवं न्याय संगत उपयोग हो सके। इन विषयों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन के कारण प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जो हाल ही के वर्षों में तीव्रता से घटित हो रही है। नवीकरणीय संसाधनों का पुनर्स्थापना और पुनर्जनन। यहाँ दो उदाहरण दिए गए किस प्रकार हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उनकी पुनर्जनन क्षमता से अधिक कर रहे हैं। हमारे देश में अनेक कृषक सिंचाई हेतु भूजल का अत्यधिक दोहन करते हैं। अधिकांश राज्यों में दोहन अनुपात भूजल स्तर की पुनर्भरण से अधिक है। समय के साथ भूजल पूर्ति की कमी बढ़ती जाती है, जिससे भूजल निष्कर्षण का मूल्य बढ़ जाता है और अंततः जल की अनुपलब्धता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह अनुमान लगाया गया है कि तीव्रता से बढ़ते हमारे नगरों में शीघ्र ही भूजल समाप्त हो जाएंगे।
इस समस्या के समाधान के लिए भूजल स्तर बढ़ाने का प्रयास आरंभ किए गए हैं। इस हेतु पारंपरिक जल संचयन की पद्धति, तालाब, पोखरों के पुनरुद्धार, जल के अपव्यय को कम करना और जल को प्रशंसित करके उनके पुनरुपयोग जैसी कुछ रणनीतियाँ बनाई या अपनाई जा रही हैं। इसी प्रकार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अनुचित उपयोग से मृदा क्षरण में वृद्धि हुई है। पारंपरिक कृषि पद्धति में मृदा को धरती माता का अंग माना गया है। गोबर और अन्य प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग, गीली घास, पलवार के प्रयोग, बहुफसलीकरण आदि जैसी प्रथाओं की ने समग्र मृदा प्रबंधन को संभव बनाया है। हमें इन प्रथाओं से सीखना चाहिए कि उन्हें वर्तमान परिस्थितियों में आगे होने वाले क्षरण से बचाने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। हमें अपनी मृदा को पुनः उपजाऊ बनाने और उसका कायाकल्प करने की आवश्यकता है। भूजल का अत्यधिक दोहन। पंजाब से एक प्रकरण अध्ययन है। पंजाब के उपजाऊ क्षेत्र में गंभीर संकट सामने आया है, जहां भूजल संसाधन तीव्र गति से क्षीण हो रहे हैं। पंजाब हरित क्रांति का केंद्र था, जिसने हमारी जनसंख्या के बड़े भाग को भोजन उपलब्ध कराया, भारत को खाद्यान्न के विश्व में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया। वर्तमान में वही राज्य संधारणीयता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति का दोहन अल्प समय में ही पुनर्जनन से अधिक किया गया, यद्यपि ये चिंता केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, अपितु ये कई अन्य राज्यों को प्रभावित करती है। 1960 के दशक में कृषकों ने गेहूं और धान की उच्च उपज वाली किस्मों को और देखना आरंभ किया। इन्हें पारंपरिक बीजों की तुलना में अधिक जल की आवश्यकता होती है और कृषक इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूजल का दोहन प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त निःशुल्क विद्युत की आपूर्ति के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है। ये स्थिति वर्तमान में भारत के अधिकांश भागों में व्याप्त है। आधुनिक कृषि तकनीकों के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग की भी आवश्यकता होती है। इन कारकों का संयुक्त प्रभाव यह है कि पंजाब के एक बड़े भाग में भूजल स्तर लगभग 30 मीटर की गहराई तक पहुंच गया है, जो कृषकों की पहुंच से बाहर है। साथ ही कीटनाशक और उर्वरकों के रसायन से भूजल में घुल गए, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पंजाब के लगभग 80% क्षेत्र को अति दोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरे शब्दों में, हमने भूजल के पुनर्स्थापन पुनर्जनन की तुलना में कहीं अधिक अनुपात से जल का दोहन किया है। हम देख सकते हैं कि अल्पावधि के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, परंतु दीर्घकालिक परिणामों को ठीक करने में समय और प्रयास लगेगा। देखिए, जहाँ ये रेड जोन है, ये पंजाब का इलाका दिखाया हुआ है। किस प्रकार पंजाब में अति दोहन की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। MBGL जैसलमेर दुर्ग, राजस्थान, 12वीं शताब्दी की एक मृदा निर्मित संरचना, जिसे बाद में बलुआ पत्थर का उपयोग करके पुनर्निर्मित किया गया। सीमेंट के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे घर, विद्यालय, अस्पताल और अन्य भवनों, सेतु, मार्गों और हवाई अड्डों, विमानपत्तनों, सभी को सीमेंट की आवश्यकता होती है। सीमेंट उत्पादन को सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से एक माना गया है। उत्पादन प्रक्रिया क्रम में निकलने वाली महीन धूल हमारे और पशुओं के फेफड़ों में प्रवेश कर उन्हें क्षति पहुंचाती है। पौधों की पत्तियों पर जम जाती है, जिससे उनकी उत्पादकता कम हो जाती है, जिससे मृदा एवं जल में भी प्रदूषण होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीमेंट कारखानों के लिए दिशा निर्देश बनाए हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषण न्यूनतम हो, पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इसके अतिरिक्त प्रदूषण कम करने वाले वैकल्पिक सामग्रियों के निर्माण की दिशा में प्रयास हो रहे हैं। इनमें पत्थर और मृदा जैसे पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग, नई वनस्पति आधारित सामग्रियों और अनुपयोगी व्यर्थ प्लास्टिक में पुनर्निर्मित सामग्री सम्मिलित हैं। ओरोविला अर्थ इंस्टीट्यूट मृदा वास्तुकला के लिए यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है द्वारा निर्मित एक समुदाय भवन। यह आधुनिक भवन विशेष तकनीकी का उपयोग करके मृदा से निर्मित किया गया है। ओरोविले में पारंपरिक सामग्रियों और विधियों को आधुनिक तकनीकी प्रगति के साथ संयोजित किया जा रहा है, जिससे ऐसी नई सामग्रियां बनाई जा सके जो संधारणीय हो, उत्पादन की प्रक्रिया कम प्रदूषणकारी हो, स्थानीय रोजगार प्रदान करे तथा उस
स्थान की जलवायु को ध्यान में रखकर रूपरेखा तैयार की जाए। वृक्षायुर्वेद एक प्राचीन भारतीय वनस्पति विज्ञान है जो पौधों और वृक्षों के अध्ययन और देखभाल पर केंद्रित है। ये शब्द संस्कृत से आया है, जिसे वृक्ष का अर्थ पेड़ और आयुर्वेद का जीवन या स्वास्थ्य का विज्ञान। यह पारंपरिक ज्ञान प्रणाली अनेक सहस्त्राब्दियों पुरानी है और उसे लगभग 10वीं शताब्दी में शूरपाल के वृक्षायुर्वेद जैसे ग्रंथों में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाए जाने वाले विशिष्ट पौधों के विषय में विस्तृत सुझाव दिए गए हैं। बीज संग्रहण, संरक्षण, रोपण, पूर्व उपचार की जटिल विधियों प्रदान की गई। सिंचाई तकनीकी का विस्तृत वर्णन किया गया और पौधे की प्रजातियां, विकास अवस्था और मौसमी परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न सुझाव दिए गए हैं। ये प्राकृतिक विकर्षण और एक साथ उगाए जाने वाले पौधों के माध्यम से कीट नियंत्रण की रणनीतियों को निर्दिष्ट करता है। संधारणीय कृषि का यह रूप मृदा स्वस्थ बनाए रखने की, फसल चक्र और मिश्रित फसल जैसे प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है। वृक्षायुर्वेद मृदा की नमी बनाए रखने के साथ साथ मृदा में कवक, जीवाणु, केंचुओं जैसे जीवों के विकास को सुगम बनाने हेतु मृदा की जुताई के उच्च तरीकों पर भी सुझाव देते हैं। अब देखिए, एक सिक्किम से एक प्रकरण अध्ययन है। सिक्किम में पेमा के परिवार को खेत में महंगे रसायनों के प्रयोग से उत्पादन में ह्रास और बढ़ते ऋण का सामना करना पड़ रहा था। जब राज्य सरकार ने पूरे राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की नीति घोषणा की, तब पेमा परिवार ने इसे अपनाने का निर्णय किया। आरंभ में यह परिवर्तन सरल नहीं था। फसल का उत्पादन घट गया क्योंकि वर्षों में रासायनिक उपयोग के कारण मृदा अपने उत्पादन क्षमता को खो चुकी थी, अब उसे पुनर्र्जित कर रही थी। सिक्किम में जैविक कृषि, परिवार ने कंपोस्ट खाद का प्रयोग आरंभ किया, नीम और लहसुन से प्राकृतिक कीट रोधक तैयार किया तथा वर्ष भर में अनेक फसलों का उत्पादन आरंभ कर दिया। लगभग 5 वर्ष बाद पेमा का खेत फल फूल रहा था। वह अपनी इलायची, अदरक और पारंपरिक सब्जियों अच्छी कीमतों पर बेच पा रही थी। 2016 में सिक्किम 100% जैविक राज्य बन गया और उसकी सारी कृषि भूमि जैविक प्रमाणित हो गई। इसके प्रभाव परिवर्तनकारी थे। स्थानीय जैव विविधता, फली फूली, लाभदायक कीड़े और पक्षी वापस लौटे। जैविक खेतों के मॉडल को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों के कारण पर्यटन में वृद्धि हुई और कृषकों की आय में औसतन 20% की वृद्धि हुई। वर्तमान में सिक्किम एक वैश्विक मॉडल के रूप में कार्य करता है, जो दर्शाता है कि संपूर्ण क्षेत्र पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों परिणामों में सुधार करते हुए संधारणीय कृषि पद्धतियों को सफलतापूर्वक अपना सकता है। संसाधनों का दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विषय में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि ये इतने लंबे समय तक विद्यमान रहें कि मानवता अधिक संधारणीय विकल्प ढूंढ सके। उदाहरण के लिए, हम यथासंभव अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की आवश्यकता है। राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक है। ये राजस्थान की वर्तमान आवश्यकताओं के लगभग 15% पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पादन कर सकता है। ये भटला सौर पार्क है। रायचूर, कर्नाटक के निकट सौर ऊर्जा पार्क, ये रायचूर में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का नेतृत्व। भारत और फ्रांस ने 2015 में सौर ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन IASE को आरंभ किया था। ये सौर ऊर्जा के उपयोगों के लिए प्रतिबद्ध सूर्य की रोशनी से समृद्ध देशों का एक गठबंधन है। ये गठबंधन उन देशों पर केंद्रित है जहां वर्ष भर पर्याप्त धूप उपलब्ध रहती है। भारत ने विकासशील देशों में सौर परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश करने में सहायता की है, तकनीकी विशेषज्ञता साझा की और मितव्ययी वित्त पोषण विकल्प उपलब्ध कराए हैं। बड़ला सौर उद्यान भारत की सौर ऊर्जा संबंधी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि कैसे एक देश पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय विकल्पों की ओर संक्रमण कर सकता है। भारत के लिए यह गठबंधन पर्यावरण उत्तरदायित्व और आर्थिक अवसर दोनों का प्रतीक है। हम इन सभी प्रयासों के साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि जल और स्वच्छ वायु जैसे आधारभूत संसाधनों सहित संसाधन का वितरण
और उन तक पहुँच प्राय समाज के कुछ वर्गों के साथ न्यायपूर्ण नहीं होती है। नगरों में अनेक क्षेत्रों में पीने की जल की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति नहीं होती है। उद्योगों और जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से होने वाले वायु प्रदूषण उन लोगों को प्रभावित करता है जो इन संकटों से स्वयं को बचाने में असमर्थ है। हमें प्रकृति के साथ अपने संबंध को स्मरण रखना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पुनर्जनन और संधारण की दिशा में कार्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में लोक संग्रह का उल्लेख है, जो सभी को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर सभी की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। क्या अब समझ में आ गया कि हम इस प्रकार गंभीरता से विचार करें? आगे बढ़ने से पहले प्राकृतिक संसाधनों भी प्राकृतिक और सामग्रियां जो प्रकृति में पाए जाते हैं एक मानव के लिए मूल्यवान है। संसाधनों का वर्गीकरण करने के लिए विभिन्न तरीके हैं। नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय उपयोगी श्रेणियां हैं। प्रौद्योगिकी और कौशल के विकास में निवेश के माध्यम से संसाधन अभिशाप पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमें नवीनीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की दर के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिससे उनका अत्यधिक दोहन न हो। अनवीनीकरणीय ऊर्जा का विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग उनकी उपलब्धता को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम बनाएगा। प्रश्न है, आज जो संसाधन नवीकरणीय है उसे कल अनवीकरणीय कैसे बनाया जा सकता है? कुछ ऐसे उदाहरणों का वर्णन करना जिससे ऐसा होने से रोका जा सकता है। दूसरा है, 5 पारिस्थितिक तंत्रों के नाम बताएं जो मानव के लिए उपयोगी हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या है? ये अनवीकरणीय संसाधनों से कैसे भिन्न है? लोग ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन हमारे और आने वाली पीढ़ियों के उपयोग के लिए उपलब्ध रहे? 2 उदाहरण आपको इसमें बताना है। अपने घर और पड़ोस में ऐसे सांस्कृतिक प्रथाओं की पहचान कीजिए जो प्राकृतिक और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की ओर इंगित करती हैं। यानी ये सारे प्रश्न सोच अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। वर्तमान उपयोग के लिए वस्तुओं के उत्पादन में किन बातों का ध्यान रखना जाना चाहिए? इतिहास के अंधकार में कालखंडों पर एक टिप्पणी है। कभी कभी इतिहास युद्धों और विनाश के वर्णन से भी भरा हुआ प्रतीत होता है। ये सत्य है कि इतिहास में उन कालखंडों का कमी विवरण मिलता है जब समाज में समग्र रूप से शांति और सामंजस्य का वातावरण हो। निसंदेह हम हर देश में ऐसे शांतिपूर्ण कालखंड और उदार शासक रहे होंगे, किंतु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इतिहास अयोग्य, भ्रष्ट और क्रूर शासकों से भरा हुआ है। विशेषतः ऐसे हम इतिहास के इन अंधकार में कालखंडों में पाते हैं जब युद्ध, अत्याचार, कट्टरता, रक्तपात अचानक संपूर्ण प्रदेश पे छाए जाते हैं और हावी हो जाते हैं और समस्त समाज तथा देश को कष्ट और दुखों में डाल देते हैं। विश्व भर में इतिहासकारों ने इस दुविधा का सामना किया है। इस तरह के अंधकार में कालखंडों पर कितना ध्यान देना चाहिए? क्या हमें इन्हीं पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए? क्या हमें इन भयावह वर्णन के स्थान पर संक्षिप्त उल्लेख करना चाहिए या उनका विश्लेषण करना चाहिए, जिससे ये समझा जा सके कि किन परिस्थितियों और कारणों से ऐसी घटनाएं संभव हुई हैं, जिससे भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो? हमारे अनुसार तीसरा विकल्प सबसे उपयुक्त है। अगर इसे पर्याप्त निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वित किया जाए, चाहे अतीत सुखद हो अथवा दुखद, उसे जानना आवश्यक है, क्योंकि अतीत हमारे साथ रहकर हमारे वर्तमान को आकार देता है। निष्पक्षता और संवेदनशीलता से हमारा क्या तात्पर्य है? सरल शब्दों में ये महत्वपूर्ण है कि हमें उन अंधकार में घटनाओं का अध्ययन बिना पक्षपात किए करना चाहिए और उनके लिए वर्तमान में किसी भी जीवित व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए। उदाहरण के लिए आप पढ़ेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 के परिणाम से विश्व भर में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। उस समय जर्मन में एक क्रूर विचारधारा, जिसे नाजीवाद कहा जाता है, का पालन किया जा रहा था, जो निम्न यानी हीन नस्लों को उन्मूलन में विश्वास रखती थी। इसके परिणाम स्वरूप कुछ नरजातीय समूह के साथ अमानवीय व्यवहार हुए और अधिग्रहित राष्ट्रों पर निर्मम शासन किया गया। अतः ये पूर्णतः अनुचित और अस्वीकार्य होगा कि वर्तमान के जर्मन नागरिकों को 8 दशक पूर्व हुई उन घटनाओं के लिए दोषी ठहराया जाए। वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि हम जानें कि नाजी विचारधारा किस प्रकार फूलित और पोषित हुई और किन कारणों से संभव हो सके, ताकि वर्तमान और भविष्य में ऐसी विचारधाराएं पनपने से पहले ही नष्ट किया जा सके। यह सिद्धांत इस पाठ्य पुस्तक के अतीत के चित्रपट पर अध्यायों पर लागू होता है, जिनमें युद्ध तथा क्रूरता या बर्बरता के प्रसंग सम्मिलित है।
इन घटनाओं को न तो मिटाया जा सकता है, ना ही नकारा जा सकता है, परंतु ये भी अनुचित होगा कि इसके लिए वर्तमान में किसी को उत्तरदायी ठहराया जाए। क्रूर हिंसा, अत्याचारी शासन या सत्ता की गलत महत्वाकांक्षाओं की ऐतिहासिक उत्पत्ति और उसके मूल को समझना ही अतीत के घाव को भरना तथा एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने की सर्वोत्तम विधि है जहाँ ऐसे कृत्यों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो पहला पार्ट था ये कंप्लीट होता है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा प्राकृतिक संसाधन और उनका उपयोग किस प्रकार भूतकाल में किया गया है और वर्तमान में किया जा रहा है, और भविष्य के लिए कितने वो बचते हैं, और उनको किस तरीके से दूसरी तकनीकी या प्रौद्योगिकी के द्वारा हम उसमें बदलाव कर रहे हैं। यानी ऊर्जा की बात की जा रही है कि संसाधन है तो निश्चित रूप से हम ऊर्जा की ही बात करेंगे। इसी के साथ आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।